Namaste. Welcome to DFCA TV. DFCA TV is a collaborative learning platform amongst doctors, all other members of the medical fraternity, and the public. We will share knowledge and skills to enable a healthy world. And today, we are honored to have Dr. Vivek Vardhan Veerapaneni, who is the MD Pulmonary Medicine, Assistant Professor at Kamineni Institute of Medical Sciences, Consultant Pulmonologist at Swasa Hospital, Asthma and Allergy Center, Hyderabad, and also a member of Doctors for Clean Air and Climate Action Network. And we are so delighted that today a young doctor is in front of you to share his experience, especially on a day which is celebrated all across the world as the World Asthma Day. Welcome, Dr. Vivek, please. Namaskar, sir. A very good morning. And thank you so much for the kind introduction. And thank you very much for giving me this opportunity to talk to a lot of people regarding asthma and the misconceptions around it. That is the theme of this World Asthma Day. Thank you so much for joining us. In fact, we are going to have a very fast-paced discussion so that people all across India can understand various dimensions of asthma. And the format we will keep in our conversation would be English and Hindi mix. Yes, sir. So, yes. Wonderful. I think let's begin with a very basic question. What is asthma? Sir, asthma is a disease that affects lungs. Lungs जो रहते हैं वो फेफड़े कहे जाता है. That is, there are the two lungs in our body. There is a tube called as trachea that will split into two tubes, right bronchus and left bronchus. That will in fact further split into thousands of branches. So asthma is a disease that affects these tubes, larger tubes, medium-sized tubes, as well as smaller tubes. So जो भी tubes है, suppose this is the diameter of the tube. In asthma में वो ऐसा narrow हो जाएगा. तो वो जो नाला है वो बहुत thin हो जाएगा. तो हवा जाने को बहुत मुश्किल हो जाएगा patient. So there's a difficulty in passing air. So उसको ऐसा लगेगा. He may feel tightness, he may feel heaviness, बहुत वजन दिखेगा, खांसी रहेगा, दम चढ़ेगा. ये अस्थमा है. ये किसी को भी हो सकता है. इनफैक्ट लंग केयर फाउंडेशन ने डॉक्टर विवेक एक अस्थमा मैनुअल रिलीज किया था जो 11 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है. मैं एक ग्लिम्स पाठकों को दिखाना चाहता हूं और ये सभी के सभी मैनुअल्स पीडीएफ फॉर्म में हमारी वेबसाइट lcf.org.in पर अवेलेबल हैं. और व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय निकाल कर इन्हें डाउनलोड कीजिए, इन्हें पढ़िए, औरों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इस प्रोग्राम में जो चीज़ें हम नहीं कवर कर पाएंगे वे सारी बातें डिटेल्स में इस मैनुअल में अवेलेबल हैं. ये मैनुअल फ्री है और आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा. डॉक्टर विवेक, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया कि पाइप्स जब ब्लॉक हो जाती हैं और ब्रीदिंग नहीं हो पाती तो अस्थमा की शिकायत शुरू हो जाती है. तो एक और चीज है जो सीओपीडी कहलाती है. अस्थमा और सीओपीडी के बीच में क्या फर्क है? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है. अस्थमा जो है वो किसी को हो सकता है, वो बच्चों को भी हो सकता है और बूढ़ों को भी हो सकता है. एनी एज, राइट फ्रॉम 1 ईयर टू 100 ईयर्स किसी को भी अस्थमा आने का चांस है. सीओपीडी वो जो वो भी हमारा फेफड़े का बीमारी है, उसमें भी बहुत दम चढ़ेगा, खांसी भी रहेगा. पर वो बीमारी मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से जो ऊपर है उनको ही आने का चांस ज़्यादा है. मोस्टली इंडिया में उसको ही ज़्यादा आएगा. जो सिगरेट ज़्यादा पीता है, जो बहुत डस्ट नहीं तो स्मोक को ज़्यादा एक्सपोज होता है, उसको आने का चांस ज़्यादा है सीओपीडी. एंड अस्थमा बच्चों को भी आने का चांस है. दैट इज द मेन डिफरेंस. तो इसका मतलब ये है कि अस्थमा जो चीज है वो पैदाइशी हो सकता है, हेरेडिटरी हो सकता है. मेरे परिवार में किसी को था तो मुझे भी हो सकता है, लेकिन सीओपीडी जो है वो एक्वायर्ड बीमारी है लेटर ऑन इन आवर लाइफ. जरूर सर, जरूर, जैसा बोले करेक्ट है. तो अस्थमा जो है वो हेरिडिटरी रह सकता है. आपका खानदान में किसी को अस्थमा है, आपको अभी आने का चांस ही नहीं. जो भी एलर्जी, नाक का एलर्जी, साइनस और एक्जिमा,
और एनी अदर टाइप ऑफ एलर्जी किसी को है फैमिली में, ये जो बच्चा है इसको अस्थमा आने का चांस है, उसके साथ साइनस है, तो कोई भी एक रूप में एलर्जी में मैनिफेस्ट हो सकता है उसको। सो इट इज ए जेनेटिक डिसीज। बहुत सारा जीन्स है जो अस्थमा में इन्वॉल्व रहेगा, एंड जो भी एक जीन एक्सप्रेस होगा तो आदमी को अस्थमा आने का चांस रहता है। इसका चांस ये अगर डस्ट को एक्सपोज हो रहा है, स्मेल्स को एक्सपोज हो रहा है, और कुछ ना कुछ ट्रिगर को जा रहा है एक्सपोजर, जब उसका बाहर मैनिफेस्ट होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। इट इज अ जेनेटिक डिसीज। ऑन द अदर हैंड, लाइक यू सेड, सीओपीडी इज यूजुअली एन एक्वायर्ड डिसीज। जो सिगरेट्स, बीडीज, हुक्कास वो ज्यादा जो पीता है उसको आने का चांस ज्यादा है। इनफैक्ट लंग केयर फाउंडेशन ने एक रिसर्च की थी जो कि 4 शहरों में हुई, मैसूर, कोट्टयम, दिल्ली और कानपुर, जिसमें हमने एक एक हजार स्कूली बच्चों को सभी जगहों पर रिसर्च करके पाया, और हम लोग सरप्राइज थे कि अस्थमा का लेवल अब निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। और जहां तक धुएं की बात है तो भारत में तो हर जगह पर हम धुएं से घिरे हुए हैं, और उसके बावजूद भी हम धुएं का सेवन करते हैं और ऊपर से ये सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला। खास तौर से जो स्मोकर्स हैं, बीड़ी पीते हैं, और आजकल नया फैशन है ई सिगरेट का, शीशा लेने का और हुक्का पीने का, और ये लोग सोचते हैं हमें कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जब कुछ होता है तो डॉक्टर विवेक जैसे महानुभवों के पास जाते हैं और पूछते हैं हमें ये कैसे हो गया, अब हमें इससे बचाओ। ऐसी स्थिति में डॉक्टर विवेक, आपका क्या Yes. रिएक्शन होता है? सर, आपने सही बोला है, इंडिया में इंडोर पोल्यूशन एज वेल एज आउटडोर पोल्यूशन दोनों भी बहुत ज्यादा है। अगर इस लिस्ट को देखिए आप, वर्ल्ड में 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में almost 9 out of 10 will be from India. So that is how highly polluted India is. That is one of the reasons why I think Indian government is moving towards BS6 vehicles and promoting more of electric vehicles. And indoor pollution, on the other hand, is in your hand. You are the one who is doing that. You are putting agarbattis, and you are the one who is using air fresheners or room fresheners, perfumes. All this is indoor pollution of self pollution. And cigarettes, BDs, hookahs, ई सिगरेट्स, ये जो भी आपने लिस्ट कहा है सब अस्थमा कारण हो सकता है। अस्थमा ही नहीं, सीओपीडी का कारण भी हो सकता है। सीओपीडी और भी भयंकर बीमारी है। तो प्लीज सब लोग ये समझ में आना चाहिए आपको, ये जो आइटम्स जो है, इट मे लुक गुड, इट मे स्मेल गुड, इट मे टेस्ट गुड, बट इट इज डेंजरस। इट विल कॉज डिसीज, आपको बीमारी आएगा। ये अस्थमा हो, सीओपीडी हो, कुछ ना कुछ आने का चांस है, ऐसा नहीं कंपल्सरी आएगा। There is a chance. So please don't take e-cigarettes which you think is safe. E-cigarette is not safe. वो अस्थमा से भी और भी डेंजरस बीमारी आने का चांस है उससे। सो ये सब चीज जो है वो आपका फेफड़े पे बहुत बैड इम्पैक्ट रहेगा उससे। वेरी वेल सेड। इनफैक्ट एक हिंदी फिल्म का एक गाना भी था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये एक स्टाइल स्टेटमेंट हो सकती है, फिल्मों में अच्छी लग सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत बड़ी फिक्र में डाल सकती है। इस बात को जिम्मेवारी आपको खुद को लेनी होगी। डॉक्टर Yes. विवेक, एक और इशू, हमने लंग केयर फाउंडेशन से एक मूवी रिलीज की थी चूल्हा पे। जब लेडीज चूल्हा पे खाना बनाती हैं तो हमने कहा था कि वो चूल्हे पे सारा दिन जब खाना बनाती हैं तो उस धुएं से भी लगभग 100 सिगरेट के बराबर वो धुआं अपने अंदर इनहेल करती हैं। तो ये अस्थमा को कितना ट्रिगर कर सकता है या सीओपीडी को कितना ट्रिगर कर सकता है? यस सर, इसको बायोमास स्मोक कहला जाता है सर। वो जी। बायोमास स्मोक जो है, जब आपको लकड़ी को व्हेन यू बर्न इट, सो यू गेट दैट स्मोक, इट इज एज डेंजरस एज सिगरेट स्मोक, इट इज एज डेंजरस एज हुक्का स्मोक। अगर 1 घंटा उन्हें उधर बैठ के खाना पका रहा है तो जो हवा, जो स्मेल, तो स्मोक जो है उससे ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू, लाइक यू सेड, 100 to 200 cigarettes, मे बी मोर देन दैट। इफ इट इज ए क्लोज्ड रूम विदाउट विंडोज और खिड़की नहीं है रूम में, डोर भी बंद है, so it is almost smoking up to 200 to 300 cigarettes. If the door is open, then इसका इम्पैक्ट कम होगा। आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप डोर एंड विंडोज ओपन करके ऐसा पकाने का ये ऑप्शन है। पर nowadays I think everybody is using LPG, so that is not a big problem nowadays. You will be However, surprised a large number of people are still having LPG but not buying the cylinders, and they are still not going really by using it. using the biomass, because घर के लोगों के अंदर एक धारणा है कि जब चूल्हे पे खाना बनता है तो वो ज्यादा टेस्टी होता है।
माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, क्योंकि खाना टेस्टी खाना बनाने की कला पर होता है और उसका क्रेडिट आप अपनी लेडी ऑफ द हाउस को दीजिए, ना कि चूल्हे को दीजिए। इसलिए अगर आप उनसे प्यार करते हैं Agree. तो चूल्हे को करिए दूर और लाइए गैस का चूल्हा जरूर, ताकि वो उसके ऊपर आपके लिए हेल्दी और पौष्टिक खाना बना सके। Let's move further, जरूर sir. Dr. Vivek. Does a child Yes. born prematurely or not breastfed for at least 6 months have higher chances of developing asthma? Yes. The child who is born through cesarean section has almost 4 times increased risk of asthma than a child who is born through vaginal delivery. And a child who is low birth weight has almost 2 to 3 times more risk of developing asthma than a normal child who was born healthy. So इतना इम्पैक्ट रहेगा और ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किए तो उस एस्थमा ही नहीं, दूसरा बीमारी भी आने का चांस बहुत ज़्यादा है. सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी मदर should feed their baby for at least 6 months, because that will prevent him from getting many diseases, because mother जो है उसका antibodies transfer होगा. Apart from infectious diseases, non-infectious diseases like asthma and other obesity are also less in children who are breastfed rather than children who are on formulas or buffalo milk. अच्छा, एक और एस्पेक्ट है डॉक्टर विवेक की, बचपन में गांव देहात में जब हम खेलते हैं तो धूल मिट्टी के अंदर खेल रहे होते हैं, और मिट्टी ऑब्वियसली हम इनहेल भी काफी करते हैं, हाँ और सर. सिटीज के अंदर भी कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट, ये सब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बॉदर करता है। इससे अस्थमा कितना एग्रावेट हो सकता है? So dust as such, like you said, वो जो हमारा मिट्टी है उसमें जो बच्चे खेलते हैं उससे अस्थमा आने का चांस उतना ज्यादा नहीं है. So because the dust that is more dangerous is indoor dust. A Okay. child who is playing in farms, who is playing outside his house, is usually healthy because he is exposed to multiple microbes. So microbial environment जो है तो उसको उसका immunity develop होने के लिए वो help करेगा. Whereas a child who is in home, who is in a marbled or tiled house, who is applying Lysol every day, is killing all the bacteria, and there are a lot of dust mites in his house because of poor ventilation. The dust mites are those small bugs that are there in our bed sheets. So that will produce dust. That dust is the one that is the mainly responsible for allergies and asthmas. So a child who is urban will have more allergies than a child who is brought up in villages. आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो आज की मम्मियों को समझना पड़ेगा, कि घर को सिर्फ सुपर शाइन करने की जरूरत नहीं है, उसे डस्ट प्रूफ करना बड़ा जरूरी है। और जो छोटे छोटे माइट्स, जो शत्रु आपके पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, आपके बिस्तर में हैं, जिसके ऊपर बच्चा उछल कूद करता है, आप वहां से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करें। इसलिए True. एयर सर्कुलेशन अच्छी रखें, उन्हें अच्छी तरह से डस्ट करते रहें, और घर के अंदर हर तरह की साफ सफाई का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप बच्चे को अस्थमा के डेंजर से थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। Yes. अब सवाल आता है कि करंट टाइम का, डू यू थिंक डॉक्टर विवेक दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा इज आल्सो एट अ हायर रिस्क ऑफ getting COVID-19 infection? A person suffering with asthma is not at a high risk of getting COVID infection, because the receptors that the COVID virus enters in our body are relatively less in asthmatics and allergy patients, probably due to usage of inhalational corticosteroids from a long time. Maybe it is the reason. So that is still to be proven. So, however, the receptors are definitely less in these patients. So the severity is not high usually in these patients. So are there any specific precautions people with asthma should take during this pandemic? Mask is the only precaution that everybody have to take. Be an asthmatic, non-asthmatic, everybody should wear mask. And asthmatics especially, don't use sanitizers left and right. Use sanitizers only if you are in a place where you cannot use a soap and water, because sanitizer smell itself is exacerbating asthma. So wearing a very good mask, if you're wearing a 95 mask, that is giving you almost 95% protection. If you are wearing a surgical mask, above that, if you're wearing a cloth mask, that is giving you almost up to 85% protection. I think this should be the style of using mask. Instead of using just one mask, double up. Use two masks. That is what even CDC and WHO are telling.
Fine. So these are the current guidelines, and we must comply with all these guidelines in case we wish to be protected, which also includes the asthma patients. I'll be just closing our discussions very quickly. And also, sir, I'll add one more point in this. Yeah. Apart from this, asthma patients are supposed to continue their old medications. If they are on inhalers, they are supposed to continue inhalers, because now we all know that inhalers are giving protection against COVID, especially budesonide inhaler is being given as treatment for mild COVID. Budesonide is the most commonly prescribed inhaler for asthma patients as a combination or alone. So using this inhaler will give you some kind of protection, especially during mild COVID. So it's very important to continue using inhalers as well as other medication for asthma in spite of the present pandemic. Dr. Vivek, another question which is related to this itself is that when a person is having an asthma attack, parents generally bring the child to the doctor or take him to the hospital. But now with hospital visits getting restricted and such kind of an emergency crops up at home, when even in various cities the lockdown is also happening, what is your recommendation in such a situation for the patient who can drive himself, or for parents who are really worried about the child? Yes, sir. This is a very, very important question, because yes, all these are impacting the care that we are supposed to give to these patients, because a lot of COVID patients are dominating all the hospitals. So patients some is really scared to come out, and this is in fact one of the reasons why they are developing more severe asthma, and their asthma is getting uncontrolled. However, you can consult your doctors online, and he may be able to estimate the symptoms. However, if it is severe, he will ask you to come down to the hospital. Whereas there is something called as asthma action plan. That asthma action plan is a guide for you at home, which will tell you what to do when a child or an adult has an exacerbation, that is asthma attack. तो आपको कुछ दवा उसमें लिख के रहेगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये दवा लीजिए, इतना ज्यादा हुआ तो इतना पफ लीजिए. So these are the recommendations that are given in asthma action plan. So I think every asthmatic patient should have an asthma action plan ready with him. This should be prescribed by his pulmonologist or a physician, so that if at all he develops severe asthma or any asthma attack, he is secure that, okay, I have medication with me. I don't have to go doctor for a small attack. However, if he's taking the recommended medication, still he's having an attack, then that is the time where he has to alert his healthcare professional and go to hospital. Very well said. And of course, all the asthma patients, I would recommend, should also download a copy of the asthma manual, which is available on Lung Care Foundation's website, so that you can go through it yourself, and a lot of these misconceptions would get clarified, and you will be in a position to take care of yourself during this tough time. We have tried to cover as many points as possible about asthma. Is there anything which I have missed out, Dr. Vivek, which you would like to talk about as a closing remark, please? I think you covered everything, sir. But I would like to conclude with one thing. The theme of this World Asthma Day by GINA, uncovering asthma misconceptions. So there are a lot of misconceptions that are around asthma and inhalers that are used for asthma treatment. So asthma itself, people see it as a taboo disease, but it's a very, very common disease now, and it is increasing because of pollution. And there's a good treatment for asthma. Don't be ashamed of having it. Anybody can have it at any age. So taking correct treatment will prevent progression of asthma. Asthma ऐसा बीमारी नहीं है, वो stable रहेगा. Asthma ऐसा बीमारी है, वो dynamic है, वो हर दिन change होगा. अगर treatment नहीं ले रहे आप, तो वो ज़्यादा होने का chance बहुत ज़्यादा है. So you take treatment from a doctor, and inhalers are extremely safe medications that are used for asthma. Inhalational medicines, it is like taking a tablet and splitting it to multiple pieces and taking one small piece and inhaling it. So that medicine is directly going into your lungs. वो दूसरा कोई भी organ को नहीं जा रहा है. It is not going to brain, not going to heart, not going to your kidneys. If you're worried about kidneys, many people ask me, sir, asthma में inhalers use करते हम, वो क्या वो हमारा kidneys को affect करता है? No, it won't. It hardly goes into your blood. It mainly goes into your lungs and is usually absorbed from there and is usually active there. Very, very, very limited amount goes into the blood. So asthma inhalers are extremely safe to use. The dose of inhaler will be judged by your physician or pulmonologist. You have to stick to the dose. However, step up or step down
will be done depending upon your response. If you are doing well, he may decrease your dose. If not doing so well, he may increase your dose. So this is one more misconception. And some people say asthma is lifelong, and inhalers are addictive. See, asthma, if it is controlled, we have seen patients who are free of his episodes for a few years or decades also. Whereas people say inhalers are addictive. No, inhalers are not addictive. You need it. It's not like a cigarette where you get addiction to it. There's no addiction potential to inhalers. You actually need inhalers because you're having asthma. There are two types of inhalers, controllers and relievers. You are supposed to be on a controller for your asthma to be controlled, not a reliever that is a temporary medicine. So there are many examples for relievers. I don't want to mention brand names, but those relievers will just be useful for 1 to 2 weeks. Beyond that, आपका बॉडी को रेसिस्टेंस आ जाएगा एंड वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा. आप जितना भी पफ मारो आपको रिलीफ नहीं आएगा. सो दिस इज one thing that is stuck in people's mind, that a person is using one inhaler every day, that means it is addictive. It is a wrong inhaler. If you use the right inhaler, you will need only one puff in the morning, 1 or 2 puffs, or 2 puffs in the night, and slowly that dose will be decreased. If you're using the wrong inhaler, then no matter if you take 100 puffs also, you will not get relief. So that is one of the reasons why they think it's addictive. However, it is not addictive. That's very well summarized by you, Dr. Vivek. तो दोस्तों, Yes, sir. ये बहुत जरूरी है समझना कि अस्थमा से ना हमें घबराना है और ना ही औरों से शर्माना है. ये एक ऐसी डिजीज है जिसका आप बड़े आराम से सामना कर सकते हैं. आवश्यकता है एक समझदार डॉक्टर की, जिसकी सलाह के अनुसार ही आप अपने पफ्स को लें और अपने अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए, जिससे जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ लेकर ही चलेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी. Let me now sign off with Dr. Vivek Vardhan Veerapaneni, who has been very, very helpful in terms of clarifying all our doubts relating to asthma. Thank you so much, Dr. Vivek. We really appreciate your contribution to Yes. Thank you so DFCA much for the TV. Thank you so much. Namaste, everyone.